हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम फिर से एक बार लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बताया था। इट मींस कूलम्ब्स लॉ गिव्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कैसे? सपोज करते हैं कि मेरे पास ये कोई एक Q1 चार्ज है, दूसरा ये कोई एक पॉइंट चार्ज है Q2, प्लस का कंसीडर कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो R है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपने पढ़ रखी है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो उनके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक प्लस का होता है, एक किसका होता, माइनस का होता, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगता? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो कूलम्ब्स ने इस फोर्स के बारे में बताया था। कूलम्ब्स ने क्या कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges. Means Q1 और Q2 की जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इनकी मैग्नीट्यूड डबल होगी तो इसका मतलब जो उनके बीच में फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? डबल। कहने का मतलब प्रोडक्ट जितने टाइम बढ़ेगी उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा? फोर्स भी बढ़ जाएगा दोनों के बीच का। दूसरी बात उसने क्या बताई कि इनके बीच का जो फोर्स है वो ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं, देखो कि अकॉर्डिंग टू between that, ये इसकी स्टेटमेंट होगी कूलम्ब्स लॉ की। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं। दो फैक्टर है इसमें, देखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मतलब ये जो दो पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच का जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इट मींस फोर्स F कंसीडर कर लिया हमने, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। आगे बढ़ो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो R के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। means F proportional to 1 by R square। सेकेंड इक्वेशन कंबाइन कर देंगे, इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F proportional to Q1 into Q2 upon R square। F is equal to, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे हम, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगा दिया K, Q1 into Q2 upon R square। This is the force of interaction between two point charges। फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नोट हो गया सभी का? देखो, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर जो K है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन
ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है हमेशा, इसकी वैल्यू डिपेंड्स करती है मीडियम के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगी? मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे डिपेंड कर रही है। और इन SI K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट देखो कैसे आएगी इसकी, K की वैल्यू चाहिए आपको, तो फोर्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इन SI अगर ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं ये वैक्यूम में रखे हो, एयर में रखे हो, तो K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन हर मीडियम में नहीं है, मीडियम चेंज होगा तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चले। इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कूलम्स लॉ को ही एक्सप्रेस करेंगे लेकिन वेक्टर फॉर्म में। अब की बार हमने फोर्स की डायरेक्शन भी देनी है। पीछे वाला जो था स्केलर फोर्स में सिर्फ क्या दिया था? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिया था, F = K Q1 Q2/r²। इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बार-बार यूज होगा, हर बार यूज होगा। तो F = K Q1 Q2/r²। किसका फॉर्मूला था भाई? कूलम्स लॉ था, जिससे हमें क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला था 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब हम करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो वही सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई एक Q1 चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और इससे r दूरी के ऊपर Q2 चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? r है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो म्यूचुअल फोर्स है। दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा? Q2। तो Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया, भाई सेम नेचर के हैं, तो ये साइड क्या होगा? रिपल्सिव होगा। इसका हम नाम दे देंगे F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। तो ये भी तो इस पे लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा इस साइड F21, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। जब ये वाला फोर्स हम काउंट करेंगे तब हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा फ्रॉम 2 1। और जब हम ये वाला फोर्स काउंट करेंगे तब हम वेक्टर ये वाला लेंगे फ्रॉम 1 to 2। क्लियर? 11th क्लास का एक बार ध्यान करिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया। एक्चुअल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते वक्त हम क्या करते थे? मान लेते हैं ये r2 माइनस r1, ये वाला r2 माइनस r1। भाई यहां से यहां आया है तो फाइनल, सॉरी 1 to यहां से यहां, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ये वाला करेंगे तो इस साइड से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान देता हूं r2 माइनस r। ठीक है, अब ये फोर्स निकाल लो, ये फोर्स निकालो। वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब हमें इसकी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर देता है। कौन देता है डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन आई समझ में? यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी कौन है? फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। क्लियर? फॉर्मूला वही। तो देखो भाई, मान लो हम फोर्स निकालते हैं ये वाला, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो सिंपल है F12 फॉर्मूला क्या आ जाएगा?
क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो R मोड ले लेना, सिर्फ क्या लेना है आपने, मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, और इनटू में यूनिट वेक्टर। तो जब आपने ये फोर्स निकाला तब आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा दिया था, ये वाला जो दिया था भाई, तो इसका क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे आप, यानी कि R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। इसको सोल्व करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R का मोड और इनटू में यूनिट वेक्टर बताओ। जैसे देखो ध्यान हो आपकी, मैं कह दूं कि यूनिट वेक्टर A है, क्या होता था इसका फॉर्मूला, जो वेक्टर होता है वो और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। तो यहाँ पर वेक्टर कौन है, ये है, तो ये वेक्टर और इसमें इसका मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो देखो ये वेक्टर है, इसमें एज इट इज लिख देंगे R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इसका मोड R1 माइनस R2 का मोड। F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 इंटू में R1 माइनस R2। ध्यान से देखिए, ये जो मोड R है, क्या इसकी वैल्यू इनके बराबर नहीं है, बोलो। तो जहां पर मोड R है, मैं वहां पे भी क्या लिख सकता हूं, मोड स्क्वायर कर लिया, मोड R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर अपॉन में R1 माइनस R2 का मोड। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड की पावर कितनी होगी, 3, और इनटू में ये यूनिट वेक्टर भाई R1 माइनस R2। दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली आप ये वाला फोर्स भी तो निकाल सकते हो, इसमें सिर्फ क्या चीज चेंज हो जाएगी भाई, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया था, इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा R2 माइनस R1। तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, उल्टा हो जाएगा ना, की पावर 3 इंटू में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R2। 1 और 2 को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये था कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। आगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको समझो एक बार। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो क्या है, मानो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। अभी तक आपने कितने कंसीडर किए थे, 2 कंसीडर किए थे। मान लो ये कोई चार्ज Q1 है और ये मेरे पास मान लो कोई चार्ज है Q0, ठीक है। इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आप निकालना जानते हो। मान लो वो फोर्स F1 लगेगा, F01 नाम दे देते हैं इसका, क्योंकि Q0 पे लगा, किसने लगाया, फर्स्ट ने लगाया। कोई दूसरा चार्ज आ गया भाई Q2, वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया, F02 नाम दे देते हैं। ये फोर्स, ये जो चार्ज है ये नहीं था, तब मान लो इसके ऊपर फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, सपोज कर लेते हैं। क्या ये तीसरा चार्ज आया तो इनके इस फोर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
ये जो Q नॉट है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इनके बीच का जो इंटरेक्टिव जो फोर्स था वो मान लो 5 न्यूटन था, तो वो अभी 5 न्यूटन ही है। हो सकता है कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स 7 न्यूटन लग रहा है। अगर तीसरा कोई चार्ज आ जाएगा Q3, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इस वाला फोर्स तो 5 ही है, इस वाला भी कितना है, 7 है। हो सकता है कि 3 लगा दे, 2 लगा दे, एनीवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअली इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, Q नॉट के ऊपर नेट फोर्स क्या है, Q नॉट के ऊपर नेट फोर्स क्या है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं और एक पर्टिकुलर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालने का तरीका बताता है। तो इस रूल के अनुसार ये कहता है कि भाई सभी जो चार्जेस हैं वो अलग अलग जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, उन सभी का वेक्टर सम कर दो, उन सभी का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, वही इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस प्रिंसिपल, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग ईच अदर, देन द फोर्स on a given charge is equal to the sum of the forces, vector sum of the forces due to individual charges. This is the definition of superposition principle. लिखें इसको, चलो लिखो इसको। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट अभी आपने लिखी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल है नंबर of charges interacting to each other, then the net force on a given charge is the vector sum of the forces due to other charges. Suppose करते हैं हमारे पास ये कोई Q नॉट एक चार्ज है और Q1, Q2, Q3, Qn तक बहुत सारे चार्जेस और भी, तो इस Q नॉट के ऊपर हमने नेट फोर्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो आपने नाम दिया F01, फिर 2 वाला जो लगाया इसके ऊपर फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी F02, और 3 वाला जो लगाया इसके ऊपर फोर्स F03। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, क्लियर है। तो नेट जो फोर्स है, मान लेते हैं नेट फोर्स इसके ऊपर F है, F। तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार इसके ऊपर जो फोर्स है नेट, वो क्या आना चाहिए, जो अलग अलग जो फोर्स लग रहे हैं, भाई पहले ने लगाया, फिर दूसरे ने लगाया, तीसरे ने, और कहां तक लगा, n वाले ने लगाया, सभी को क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, जोड़ दो सभी का। तो पहले ने लगाया F01 प्लस में वेक्टर F02 प्लस में F03 and so on F0n। क्लियर है। इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो सभी, फॉर्मूला वही है, कौन सा, F is equal to K Q1 into Q2 upon R, मतलब हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है, निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये इस फॉर्मूले से है। उतारो इसको, नोट करें। देखिए अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू, जैसे F01 है वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1, मतलब कौन है, Q नोट पे लग रहा है ना, Q नोट, यहाँ पर ये Q नोट है भाई, Q नोट इनटू में Q1 अपॉन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा था इसका, ये तो था, तो R नॉट माइनस R1, इसकी पावर कितनी थी, 3 तो थी, वेक्टर फॉर्मूला ध्यान करो फॉर्मूला, और इनटू में वेक्टर R नॉट माइनस में R। ऐसे ही प्लस में इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, K Q नॉट इंटू Q2, भाई सेकंड एक लगाया, अपॉन में
कि मोड की पावर 3 और इनटू में वेक्टर r0 माइनस में वेक्टर r2 प्लस में एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो f इज इक्वल टू इन सभी का समेशन कर देंगे। समेशन कर देंगे, जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, इतना कर सकते हो। समेशन यहां पर क्या बच गया भाई, क्यू आई नाम दे दो, अपॉन में क्या आ जाएगा आर ओ माइनस आर आई की पावर 3 और इनटू में आर नॉट माइनस आर आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके और आई इज इक्वल टू कहां तक है, एन तक। वापस वैल्यू पुट करो, आई के स्थान पे 1 पुट करो, पहले आ जाएगी। आई के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, दूसरी आ जाएगी, 3 पुट करो, तीसरी आ जाएगी, एन पुट करोगे कौन सी आ जाएगी, एन वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करें उतार सकते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पॉलीगन टाइप जैसे ट्रायंगल दे दी, स्क्वायर दे दिया, पेंटागन दे दी एक्सेट्रा। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। इसके कॉर्नर्स के ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं और प्रत्येक की वैल्यू क्या है, q है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज q एट a, यानी कि a के ऊपर जो चार्ज है ना q, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। देखो बहुत आसान है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात आप समझिए। ये जो आपके पास है c वाला, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, c की वजह से a के ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। इसका कोई भी आप नाम दे दो, मान लेते हैं इसका हमने नाम FC दे दिया क्योंकि C ने लगाया है। क्लियर? ऐसे ही जो B वाला जो चार्ज है ये भी तो इसके ऊपर लगाएगा फोर्स भाई, इसका फोर्स कैसा होगा, इसका भी तो रिपल्सिव ही होगा। तो ये इसके अलोंग फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, इसका नाम हमने दे दिया FB। यानी कि इस चार्ज Q के ऊपर जो A पे था उसके ऊपर 2 फोर्स लगे, एक तो FC और एक FB। नेट फोर्स निकालना है, मतलब नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता था उसके ऊपर नेट फोर्स लगा F, तो जितनों ने लगाया, 2 ने लगाया, 3 ने लगाया, 4 ने लगाया, सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो पहले वाले ने कितना लगाया था, FC प्लस FB, यही तो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन वेक्टरली जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, वेक्टरली जोड़ना है। ऐसे नहीं कर सकते भाई 5 न्यूटन उसका अगर 4 न्यूटन इज इक्वल टू 9 न्यूटन, नहीं तो कैसा हो जाएगा, स्केलरली हो जाएगा, वेक्टरली ऐड करना है। अब आप ध्यान करो, वेक्टर को जोड़ने के लिए स्पेशल लॉ थे 11th के अंदर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और लास्ट में एक फार्मूला आया था आपके पास r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू को निकाल लूं, वैल्यू निकालो, चलो वैल्यू निकालते हैं। FB की वैल्यू निकालो भाई, FB की वैल्यू निकालो। कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, एक ही फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ वाला। वैल्यू निकालो K Q1 into Q2, अरे Q1 into Q2, तो ये भी Q, ये भी Q, बोलो क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या आपके पास x, x का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा भाई, ऐसे आप किसका निकाल दो, FC का निकाल दो, FC, ये FB का निकाल दो भाई, ऐसे में बोलो क्या आएगा, K Q1 into Q2 यानी कि Q स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर। फिर से देखो, इसको भूल जाओ, इसके बीच का फोर्स Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, तो Q into Q क्या आएगा, Q स्क्वायर तो आएगा।
अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस क्या आपके पास x है, x स्क्वायर। ऐसे इन दोनों के बीच का निकालो तो ये भी q और ये भी q स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। नेट फोर्स निकालना, कैसे जोड़ोगे, वेक्टरली, तो वेक्टरली जोड़ेंगे तो F इज इक्वल टू, चलो वो फॉर्मूला देखते हैं, एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R इज इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। R यानी कि नेट फोर्स, अपने पास नेट फोर्स क्या मानना है आपने, F ही तो मानना है भाई। a स्क्वायर मतलब पहला फोर्स यही तो है, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, b वाला तो यही है सेम, 2ab k q, एक मिनट भाई इसका स्क्वायर है ना, अरे a का स्क्वायर था, ये b का स्क्वायर, a q अपॉन x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, a b वही है b भी वही है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा, cos देखो एक मिनट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होती है उसमें एंगल कितना बढ़ता है, 60। भाई जब ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, तो देखो दो फोर्स है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60, तो निकाल सकते हैं, तो cos 60 cos 60 cos 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे आप, f इज इक्वल टू, भाई वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो रूट तो चलता ही रहेगा ये तो, k q स्क्वायर x स्क्वायर थोड़ा सा लंबा जाएगा, k q स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 2 इंटू k q स्क्वायर x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू में cos 60 कितना होता है भाई, 1/2, 1/2 होता है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये देखो ये कितने हो गए, ये 3 हो गए ना, तो f इज इक्वल टू रूट 3 k q स्क्वायर x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, f इज इक्वल टू रूट हटा दो तो ये तो आ जाएगा रूट 3 बोलो, और ये आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, दिस इज द नेट फोर्स। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, कूलम्ब्स और डायरेक्शन देखनी है, और जोड़ने के लिए क्या यूज करना है, वेक्टर सम करना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, तब सिर्फ फॉर्मूला याद है। अगर मान लो मैं इसके स्थान पे कोई एक स्क्वायर दे देता तो भी तो आप कर सकते थे, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल कल करवाएंगे, आज के लिए इतना ही, नोट कीजिए इसको, थैंक यू।